हेलो स्टूडेंट्स। तो भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए भूगोल का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है और यूपी बोर्ड की बुक का ये चैप्टर नंबर 3 है। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से रिलेट करते हैं वो अपनी बुक में चैप्टर नंबर 3 को देखें। सेम चैप्टर है दोनों ही बोर्ड्स का। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे ग्लोब के बारे में कि आखिर ग्लोब है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों के ऊपर वो चपटी है। तो इसी तरीके से जो ग्लोब है वो पृथ्वी का मॉडल है। देखो हम देख सकते हैं ये है ग्लोब और ये है इसका उत्तरी ध्रुव जो ऊपर वाला हिस्सा है, और ये नीचे वाला हिस्से को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारी पृथ्वी का एकदम प्रतिकृति है, प्रतिरूप है। ग्लोब एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी को आसानी से समझ सकते हैं। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े, जो मतलब बड़े भी होते हैं जो कहीं भी नहीं ले जाए जा सकते, और छोटे होते हैं जो कि पॉकेट में भी आ सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि ग्लोब है क्या, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए व्हाट इज़ ग्लोब, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर, जो कि मेन हमारे चैप्टर का टॉपिक है। तो देखिए अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश हमारी पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि काल्पनिक हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पर एक रेखा ऐसे खिंची होती है बीचों बीच, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको हम क्या कहते हैं? जो ये हमारी पृथ्वी को, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर एक रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत व्रत या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब इसको विषुवत रेखा और विषुवत व्रत क्यों कहते हैं, अब ये समझ लो। जैसे कि जब हम देखते हैं तो ये हमें एक रेखा के रूप में दिखती है, क्योंकि हमें एक बार में अगर कोई गोल चीज़ है तो हमें सामने से उसका एक ही हिस्सा तो दिखेगा, तो ये हमें एक रेखा की तरह से दिख रही है। जबकि असल में क्या है, जैसे हम ग्लोब पर देखें तो जैसे ये रेखा है, ठीक है, तो जितनी ये हमें दिख रही है उतनी ही इसके पीछे भी है गोलाकार रूप में, तो इसलिए इसको विषुवत व्रत भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अक्षांश क्या है? अक्षांश या फिर लैटिट्यूड, इंग्लिश में इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करोगे। लैटिट्यूड होते हैं ना ये, तो ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं, देखो ऐसे ये समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनको लैटिट्यूड या अक्षांश बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये कितनी होती हैं संख्या में। तो ये संख्या में कितनी होती है? एक तो हमारी ये होती है भूमध्य रेखा, ये वाली, फिर इसके नीचे 90 डिग्री तक, हर एक डिग्री पर ये रेखाएं खींची होती हैं, तो ये हो गई 90, ठीक है। फिर जो हमारी ये बीच वाली रेखा है, इसके ऊपर भी हमारी 90 रेखाएं और होती हैं उत्तरी ध्रुव तक। 90 वो हो गई, और एक हो गई हमारी जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हमारी कुल कितनी रेखाएं हो गई? अक्षांश रेखाएं हो गई 181। इतना क्लियर हुआ सबको? दूसरी जो रेखा होती है इस पर खींची हुई, वो होती है देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं? जैसे इस वाली रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी में बांटा, वैसे ही एक रेखा इस तरीके से खींची होती है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम। तो ये रेखा पूरे विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम। इसको कहते हैं देशांतर, और ये होती है लंबाई में। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब है कि ये लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, और ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। मीन्स कि ये गोला नहीं बनाती पूरा, जैसे कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूरा वृत्त बनाती हैं, बट ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। क्यों होती हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे ये माना, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, तो और ये है नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो समस्त रेखाएं हैं वो कहलाती हैं देशांतर। और ये किस तरीके से होती है? हर एक रेखा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाती है, इस तरीके से होती हैं ये। तो ये इस तरीके से जब मिली होती हैं आपस में, तो सोचो कि जो यहाँ पे होती है उसका मान तो शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पे तो उनके बीच कोई दूरी ही नहीं होती। तो एक क्वेश्चन आता है कि इनके बीच की जो दूरी है वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है। तो हम देख सकते हैं कि जब कोई रेखा यहाँ से यहाँ तक आती है,
इस तरीके से कोई रेखा आ रही है तो उनके बीच सर्वाधिक दूरी इक्वेटर पर ही होती है। भाई यहाँ पे तो दूरी कम होती चली जाती है ना, लेकिन जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उस पर इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है। जबकि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं पैरेलल होती हैं और ये इनके बीच की दूरी बिल्कुल समान होती है, यानी कि इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के बीच की जो दूरी है वो होती है 111 किलोमीटर, वो बिल्कुल एक समान होती है। और इसकी जो वो है दूरी है वो इक्वेटर पर सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पर सर्वाधिक कम होती है, यानी कि बिल्कुल शून्य हो जाती है। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो मैंने आपको बता दी 181, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं तो ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 360। ये मान लो जैसे एक रेखा ये है, ये पीछे तक, इसके पीछे दूसरी रेखा है, तो इस तरीके से रेखाएं 180 इधर होती हैं और 180 ही इधर होती हैं, तो ये होती हैं संख्या में 360। अब इनका क्या महत्व है? अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ये जलवायु को प्रभावित करती हैं, इनकी वजह से जलवायु प्रभावित होती है। मीन्स इन रेखाओं की वजह से हमें ये पता चलता है किसी स्थान की जलवायु कैसी है। जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं ये जो हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसे हम बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्व और पश्चिम में बांट रही है, 0 डिग्री ये है हमारी टाइम मेरिडियन, यानी यहाँ से पूरे विश्व का टाइम कंट्रोल होता है। और इसके जस्ट पीछे जो 180 डिग्री की लाइन है उससे तारीख का निर्धारण होता है, डेट का, वो इंटरनेशनल डेट लाइन है और ये इंटरनेशनल टाइम लाइन है। तो ये कुछ फैक्ट थे हमारे अक्षांश और देशांतर के बारे में। इसके अलावा इसमें और क्या है इस चैप्टर में, इसके बारे में बताया। हाँ, इसके साथ ही इसमें एक और चीज़ बताई है। अक्षांश और देशांतर सबको समझ में आ गए ना किस तरीके से होते हैं। अब देखते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो हमारी पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग 3 तरह के ताप कटिबंध पाए जाते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे कि माना ये सूर्य है, जब इसकी रोशनी बिल्कुल सीधी किसी जगह पर पड़ेगी तो वो स्थान तो कम घेरेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज रोशनी होगी, तीव्र होगी वहाँ पर, तो ये वाले स्थान सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी जितने भी अक्षांश हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी अक्षांश हैं, उनमें सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी कि हम देखते हैं कर्क रेखा जो कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री पर, और मकर रेखा भी सेम डिग्री पर है लेकिन वो साउथ में है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। देखो हम यहाँ से देख सकते हैं, इस चित्र के द्वारा हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारी मेन अक्षांश रेखाएं हैं। हमारी जो मेन अक्षांश रेखाएं हैं, एक तो विषुवत रेखा होगी जो 0 डिग्री पर है, फिर एक उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है हमारे आर्कटिक सर्कल। कौन सा? आर्कटिक सर्कल। और जो यहाँ पर होता है ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये बिल्कुल 0 होता है, बिल्कुल बिंदु होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम साउथ में चलते हैं, जब हम नीचे की तरफ आते हैं साउथ में, तो यहाँ पर जब हम 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ चलते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ में हमारी मकर रेखा होती है, और 66.5 डिग्री साउथ में हमारा अंटार्कटिक सर्कल होता है, और 90 डिग्री पर यहाँ पर होता है हमारा साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारी मेन अक्षांश रेखाएं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो मेन है वो ये हैं जिनको हमें याद रखना है। अब इन्हीं के बीच में हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध कि वो कौन कौन से हैं। तो जो हमारी विषुवत रेखा और इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो सूरज की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। साल में कम से कम एक बार या 2 बार सूरज सिर के ठीक ऊपर होता है, तो ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और इसीलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, जब हम इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं तो अभी सूरज की रोशनी यहाँ है, पृथ्वी क्योंकि घूमती रहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो इस वाले एरिया में जो सूरज की किरणें हैं वो थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो इस वजह से यहाँ पर ऊष्मा थोड़ी कम प्राप्त होती है, तो यहाँ पे मौसम ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और जो हमारा
शीत कटिबंध है। तीसरा जो जोन है हमारा टेम्परेट जोन वो है शीत कटिबंध। वो ध्रुवों पे पाया जाता है, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो यहाँ पर कभी भी सिर के ऊपर तो होती ही नहीं है, बल्कि बहुत ही मुश्किल से पड़ती हैं। यहाँ पर क्षितिज के ऊपर सूर्य कभी ही आ पाता है, तो यहाँ पे बहुत कम सूरज की किरणें पहुँचती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र बर्फ़ से ढका रहता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो जो हमारी पृथ्वी पर टेम्परेट जोन हैं वो कितने हैं? वो हैं 3। मेन तो वो 3 ही हैं। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। लेकिन किसी किसी बुक में या बहुत सारे नोट्स में आपको 5 प्रकार के कटिबंध देखने को मिलेंगे कि पृथ्वी पर 5 प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा उष्ण कटिबंध है वो तो यहाँ पर है ही, तो जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं, और जब हम साउथ में जाते हैं तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध बोलते हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं पे ये आपको 5 भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए जो ताप कटिबंध हैं, पृथ्वी के टेम्परेट जोन हैं या ताप कटिबंध हैं, तो वो हमारे हो गए 3। देशांतर हम आपको बता ही चुके हैं किस तरीके से हमारे क्या काम आते हैं। मेन जो देशांतर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिसकी वजह से हमारा टाइम जोन होता है, और दूसरा होता है 180 डिग्री यामोत्तर जो रेखा है, उससे हमारा दिनांक का निर्धारण होता है। अब हम एक और चीज़ देखेंगे। हाँ, इस मैप के द्वारा हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा टाइम जोन है, इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारा ग्रीनविच है वो लंदन में है। लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान पर है, और ये 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। 1884 में इसका निर्धारण किया गया था GMT और इंटरनेशनल डेट लाइन का। तो जो देश पूर्व की तरफ हैं, जब हम उनकी तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम प्लस में होता है, और जो हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो जब हम जैसे जैसे इधर जाते हैं तो हमारा टाइम माइनस में होता चला जाता है। अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा भारतवर्ष किस जगह है, ये है हमारा भारत, ठीक है, और भारत हमारा आ रहा है यहाँ पर +5 और 6 के बीच में। तो हमारे भारत का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से +5:30 रहता है, यानी कि अगर ग्रीनविच में जिस समय दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में उस समय शाम के 5:30 बजे होंगे। अगर एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में उस समय क्या समय होगा, तो हम इसमें +5:30 कर देंगे, क्योंकि हमारा समय जो है वो वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। तो यानी कि यहाँ पर कितने बजे होंगे? शाम के 7:30। अब ये हमारा समय 5.5 घंटे ही आगे क्यों है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं बाकी देशों की स्थिति समझा देती हूँ। क्या होता है कि बहुत सारे देश ना बहुत बड़ी जगहों पर फैले हुए हैं, मतलब ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं रसिया, जो रसिया है या चाइना है या अमेरिका है, ये देश इनका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइम जोन फॉलो होते हैं, एक से ज़्यादा टाइम जोन यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, जबकि भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन को फॉलो किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं देशांतर को हम समय का निर्धारण करने में कैसे यूज़ करते हैं। देशांतर और समय, तो देशांतर का हम समय निर्धारण में कैसे यूज़ करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो पहले तो सबसे अच्छा साधन यही माना जाता था कि हम सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से ये अनुमान लगा लें कि इस समय कितना समय हुआ होगा, क्योंकि जो दोपहर में जो हमारी परछाई होती है वो सबसे छोटी होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो पहले क्या होता था, जब सूरज निकलता था तो लोग टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे। जब परछाई छोटी हो जाती थी तो सोचते थे कि हाँ दोपहर के 12, 12:30 या 1 बजा होगा। उसके बाद फिर जब ये हमने टाइम जोन का निर्धारण कर लिया तो अब हमने कैसे पता करें हम कि भारत का टाइम 5.5 घंटे ही क्यों आगे है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और अधिकतम कोई भी चीज़ अपने अक्ष पर अधिकतम कितना घूम सकती है, 360 डिग्री। तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि वो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इतना क्लियर है कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा भारत का जो हमारे समय निर्धारण हुआ है वो कैसे हुआ है, भारत का समय निर्धारण कैसे किया गया है। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे।
देखो ये है हमारा भारत का मानचित्र। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक। अब आप कहोगे कि भाई ये तो इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये इंडिया का वेस्ट है, ये इंडिया का ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वाला भाग है नॉर्थ और ये वाला भाग है साउथ। तो जब ये हमारा वेस्ट है तो फिर हमने इसको ईस्ट क्यों लिखा? तो इसका कारण ये है कि जो हमारा भारत है वो पूरी तरह से, एक तो वो उत्तरी गोलार्ध में है, विषुवत रेखा के ऊपरी वाले हिस्से में है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में। और जब हम उसको पश्चिम, मतलब जो डेट लाइन है और जो टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो इसके जो दोनों ही देशांतरीय विस्तार हैं ना वो पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, 68 भी और 97 भी। तो इसलिए हम यहाँ पर ईस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि हम वेस्ट को भी ईस्ट क्यों लिख रहे हैं। तो क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री तक है। अब हम इसका सीधा सीधा अगर हम इसको निकालें तो क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे होता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर हम इसको देखें तो लगभग हमारा जो अंतर है वो 29 डिग्री का अंतर आ जाता है इन दोनों के बीच में। तो हम इसको राउंड ऑफ में 30 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम इसको? 30, कि इन दोनों में 30 का अंतर है। तो अब हम यहाँ से -15 करेंगे अगर, और इधर से हम +15 करते हैं तो क्या बैठेगा? यहाँ से हमने -15 किया तो हम आगे 82 पे, और यहाँ से हमने 68 में +15 किया तो हम लगभग 83 पे आ गए। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का जो बीच का एरिया है 82.5, उसको हमने अपना IST मान लिया, इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री ईस्ट में हमारी जो टाइम जोन है वो निर्धारित किया गया है। इसको दूसरा तरीका किस तरीके से हमने निकाला है, एक और तरीका है जिससे हम इसको देख सकते हैं। 68 और 97 को प्लस कर दो। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 8 और 7 15 का 5, 6 और 1 7, 9 और 7 16, 165। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा? तो भी हमारे पास 82.5 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये वाली लाइन जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये हमारे भारत को बिल्कुल बराबर 2 भागों में बांट देती है। तो इसीलिए कि हमारे यहाँ पे टाइम पूरे देश में एक ही टाइम जोन का पालन किया जाए, इसके लिए 82.5 डिग्री को भारत की IST माना गया है। तो इस तरीके से हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, जो पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उदय होता है और यहाँ गुजरात तक आते आते 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि ये 30 डिग्री का अंतर है दोनों हमारे पूरे देशांतर में, और पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो 30 डिग्री के लिए लगा लो 330 × 4 120 मिनट, 120 मिनट में 2 आवर्स हो गए। तो 2 घंटे का अंतर है, इसलिए कि कोई कंट्रोवर्सी ना रहे। अगर कोई ट्रेन अरुणाचल प्रदेश से चल के गुजरात जा रही है तो उसके तो टाइम में बहुत अंतर आ जाएगा भाई। इसीलिए हमने एक ही टाइम जोन को फॉलो किया है और वो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। और यही कारण है कि जो 82.5 डिग्री है ना, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो हम 82.5 को अगर 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 330 मिनट। और अगर हम इसको आवर में चेंज करेंगे 60 से तो हमारे पास जो टाइम आएगा ना वो 5 आवर 30 मिनट्स ही आएगा। इसीलिए हमारा समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे होता है। तो ये था हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बस इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें समझाई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, और जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों का बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हो। ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।